मैं वीरेंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन with कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। पिछली कक्षाओं में मैंने शिक्षा विषय पर प्रकाश डाला। इसके उपरांत इस कक्षा में मैं मनोविज्ञान के ऊपर प्रकाश डालूंगा। तो आज का टॉपिक है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। मनोविज्ञान साइकोलॉजी हमारे मन की 4 वृत्तियां होती हैं। 4 वृत्तियां: संशयात्मिका, निश्चयात्मिका, गर्वात्मिका एवं स्मरणात्मिका। ये 4 वृत्तियां हैं। पहली वृत्ति संशयात्मिका। संशयात्मिका वृत्ति का संबंध मन से होता है। दूसरी वृत्ति है निश्चयात्मिकता। निश्चयात्मिका वृत्ति का संबंध बुद्धि से होता है। तीसरी वृत्ति है गर्वात्मिका। गर्वात्मिका वृत्ति का संबंध अहंकार से होता है, अहंकार। और चौथी वृत्ति स्मरणात्मिका, जिसका संबंध चित्त से होता है। कुछ विद्वान चेतना को भी कहते हैं, यानी चित्त की व्याप्ति ही चेतना है। चित्त की व्याप्ति ही चेतना है। तो इस प्रकार मन की मुख्य रूप से 4 वृत्तियां: संशयात्मिका, जिसका संबंध मन से; निश्चयात्मिका, जिसका संबंध बुद्धि से; गर्वात्मिका, जिसका संबंध अहंकार से; और स्मरणात्मिका, जिसका संबंध चित्त से होता है। अब रहा मन एक ऐसा चीज है जो बिना आंख के देख सकता है, बिना कान के सुन सकता है, बिना नाक के सूंघ सकता है, बिना जीभ के स्वाद ले सकता है, बिना स्पर्श के समझ सकता है। तो मन, कहने का मतलब यह है कि मन को हम एक निश्चित चारदीवारी से नहीं बांध सकते। यह बहुत तेज चलने वाला एक यंत्र है, बहुत तेज। कुछ विद्वान कहते हैं कि ज्ञानेंद्रियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वे ज्ञानेंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि हमारी आंखें खुली है और वहां हमारा मन नहीं है, तो हम बहुत सारी चीजों को देख नहीं सकते। हम बहुत सारा आवाज सुनते हैं, लेकिन जहां मन नहीं है उसको हम ध्यानपूर्वक सुन नहीं सकते। तो कहने का मतलब, मन की उपस्थिति में ही हमारी ज्ञानेंद्रियां जो कार्य करती है वह हमारे लिए सार्थक होता है। अब मनोविज्ञान जो शब्द है, इसका इंग्लिश रूपांतरण साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी
ये साइकोलॉजी जो शब्द है यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी तथा लोगस, साइकी प्लस लोगस, इन दोनों शब्दों से बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा, तथा लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। इस प्रकार साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हुआ आत्मा का विज्ञान। ठीक इसी प्रकार यदि हम मनोविज्ञान को तोड़ते हैं, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अर्थात वर्तमान संदर्भ में इन दोनों ही परिभाषाओं को नकार दिया गया। ये दोनों ही परिभाषाएं आजकल के आधुनिक विद्वानों ने इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जो आधुनिक विद्वान भी हैं वे मानते हैं कि मनोविज्ञान का संबंध अति प्राचीन काल से ही शिक्षा से जुड़ा हुआ है। भले ही वह दर्शन के रूप में ही जुड़ा हुआ हो, लेकिन यह शिक्षा से जुड़ा हुआ शब्द है। बाद में आगे चलकर यह मनोविज्ञान एक अलग अनुशासन के रूप में विकसित हुआ, अलग अनुशासन। लेकिन यह दर्शन शास्त्र से कैसे पृथक हुआ, इसकी पूरी जानकारी हम टॉपिक पॉइंट वाइज वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को सबसे पहले जो परिभाषित किया गया वह कहा गया आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। इसके बाद दूसरी परिभाषा इसकी दी गई मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। इसके बाद के विद्वानों ने इसकी एक अलग परिभाषा दी, चेतना का विज्ञान। एक चेतना का विज्ञान। और जो वर्तमान संदर्भ में परिभाषा जो दी गई, जो चल रही है, वह है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। ये चार जो विभिन्न समय में इसकी परिभाषा समयानुसार बदलती चली गई। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, इसमें प्रसिद्ध विद्वान प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि ने सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस परिभाषा को नकार दिया, क्योंकि आत्मा के संबंध में कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं मिल पाई। स्पष्ट व्याख्या न मिल पाने के कारण विद्वानों ने इसे नकार दिया।
फिर दूसरा मनोवैज्ञानिक एक था इटली का पोम्पोनाजी। उन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना, लेकिन मन का विज्ञान में भी जो दिक्कत आत्मा के संबंध में आई, प्रामाणिकता को स्पष्ट प्रामाणिकता नहीं मिल पाई, इसी प्रकार मन में भी प्रामाणिकता नहीं मिल पाई। ये भी एक दुविधाजनक बात बनकर रह गई। इसलिए इस परिभाषा को भी विभिन्न विद्वानों ने नकार दिया। फिर कुछ विद्वानों ने, जैसे विलियम जेम्स सल्ली, विलियम वुंट आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना, लेकिन चेतना का विज्ञान में भी बहुत प्रामाणिकता का अभाव पाया गया, क्योंकि चेतना हमेशा व्यक्ति चेतन अवस्था में रहे यह संभव नहीं। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि व्यक्ति चेतन, अवचेतन, अर्धचेतन, अचेतन आदि अवस्थाओं में रहता है, तो इसलिए इस परिभाषा को भी नकार दिया गया। तो लगभग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से कुछ विद्वान जैसे वाटसन, स्किनर, गॉरिसन, क्रो आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान है। इस परिभाषा को विभिन्न विद्वानों ने, आधुनिक विद्वानों ने भी स्वीकार किया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। कुछ विद्वानों द्वारा दी गई विभिन्न परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, उसको भी चर्चा हम कर दे रहे हैं। मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मनोविज्ञान की परिभाषाएं। मनोविज्ञान की परिभाषाएं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मन ने कहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। वाटसन एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्रो ने कहा कि मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार से है। इस प्रकार लगभग सभी विद्वानों ने मानव व्यवहार से ही मनोविज्ञान के संबंध को स्वीकार किया है। इस प्रकार यह परिभाषा मुख्य रूप से आज भी विद्यमान है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के उपरांत यह स्पष्ट हो गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब हम आगे चलेंगे कि शिक्षा, जो हमने पहली कक्षाओं में हम लोगों ने अध्ययन किया, और इस कक्षा में जो हम अध्ययन कर रहे हैं मनोविज्ञान, तो इन दोनों के संबंध क्या है। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जोड़कर शिक्षा मनोविज्ञान बना। शिक्षा मनोविज्ञान कैसे जुड़ा? तो दोनों को, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार है।
शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जो कड़ी जोड़ती है वह कड़ी का नाम है मानव व्यवहार। क्योंकि शिक्षा जो है वह व्यवहार में परिवर्तन करती है। मनोविज्ञान भी मानव व्यवहार का अध्ययन है। इस प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों मानव व्यवहार के द्वारा ही जुड़ते हैं। मनोविज्ञान एक सिद्धांत है और शिक्षा जो है व्यवहार है, और सिद्धांत और व्यवहार दोनों जुड़ जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा हम यह दे सकते हैं सामान्य अर्थ में कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों के परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। फिर से रिपीट कर दें, आपको ध्यान दीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान की सटीक परिभाषा हम यह दे सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों के परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इस प्रकार अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की और भी परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा भी दे सकते हैं। जैसे क्रो और क्रो ने कहा कि मनोविज्ञान बालक के जन्म से परिपक्वता स्तर तक के अनुभव के ज्ञान की व्याख्या करता है। मतलब अनुभवों के ज्ञान को, व्यवहार के ज्ञान को व्याख्या करता है। जन्म से लेकर परिपक्वता तक बालक जो भी अनुभव पाता है उसकी व्याख्या शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो यह स्पष्ट है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों के परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। अब हम लेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। नेचर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। कैसे वैज्ञानिक है? तो विभिन्न बिंदु हैं। पहला बिंदु है इसमें सिद्धांतों की खोज की जाती है। दूसरा बिंदु इसके सिद्धांतों का परीक्षण किया जाता है। इसके तीसरा बिंदु इसके सिद्धांतों की पुष्टि प्रदान की जाती है। चौथा बिंदु इसके सिद्धांतों का विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पांचवा बिंदु, यह एक धनात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक धनात्मक पॉजिटिव साइंस है, धनात्मक मनोविज्ञान है। कहने का मतलब जो कार्य विज्ञान के क्षेत्र में किए जाते हैं, सिद्धांतों का निरूपण करना, सिद्धांतों का परीक्षण करना, सिद्धांतों की प्रतिपुष्टि करना, ये सारे कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भी किए जाते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है, शिक्षा मनोविज्ञान की जो विशेषताएं हैं, वह वैज्ञानिक है। अब हम अगला बिंदु चर्चा करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है।
शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कोलेस्निक महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य भविष्यवाणी और नियंत्रण करना है। सिद्धांतों की खोज करना, भविष्यवाणी करना और नियंत्रण करना, यह उसका उद्देश्य है। स्किनर महोदय जो है वे इसके उद्देश्य को दो भागों में बांट देते हैं, सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। तो स्किनर महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या हैं? तो सामान्य उद्देश्य है सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रह। पहला उद्देश्य सामान्य उद्देश्य सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रह। दूसरा है शिक्षण में सहायता करना। तीसरा है शिक्षण संसाधनों का पता लगाना। चौथा है शिक्षण विधि में सुधार लाना। पांचवा है शिक्षण के लिए उपयुक्त अवसर, उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त माहौल तैयार करना। इस प्रकार स्किनर महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य को स्पष्ट किया है। अब है शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षण में आने वाली समस्याओं को पहचानना और उसका समाधान करना, यह पहला बिंदु है। यह विशिष्ट उद्देश्य शिक्षण की समस्याओं या शिक्षा के अंतर्गत आने वाली समस्याओं को पहचानना एवं उसको सम्यक साधन द्वारा उसका निदान करना, यह उसका पहला उद्देश्य है। दूसरा है छात्रों के व्यवहार को पहचानना और छात्रों की अंतः शक्तियों को पहचानना और उसको बढ़ने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करना। तीसरा है शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का स्वमूल्यांकन एवं दूसरों द्वारा मूल्यांकन कर उसकी प्रभाविता का पता लगाना। चौथा है छात्रों के साथ उपयुक्त एवं समान व्यवहार करना। यह नहीं कि किसी छात्र को ज्यादा हम प्रश्रय दे दिए, किसी को कम प्रश्रय दे दिए, नहीं, समस्त छात्रों के साथ समान व्यवहार, उपयुक्त व्यवहार करना। छात्रों के विकास को, विद्यार्थियों के विकास को निश्चितता प्रदान करना, यह भी इसके विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार विभिन्न बिंदुओं से स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षण में आने वाली समस्याओं, शिक्षा में आने वाली समस्याओं का उपयुक्त ढंग से समाधान करना है और शिक्षण की सहायता करना है, शिक्षण सामग्री का चयन करना है, शिक्षण विधियों में सुधार लाना है, छात्रों के सम्यक विकास में सहायता करना है, शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन स्व तथा दूसरों द्वारा किया जाना है, प्रगतिशील शिक्षण विधियों, उपयुक्त अवसर, उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। अब एक बात और आती है इसी के अंतर्गत कि योग मनोविज्ञान, हमारे यहाँ मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे मानव मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, योग मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बहुत सारे शाखाएं। लेकिन हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की चर्चा में होंगे।
योग के अंतर्गत योग मनोविज्ञान है, जो पाश्चात्य देशों में आजकल स्वास्थ्य विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। स्वास्थ्य विज्ञान, यहाँ योग मनोविज्ञान, योग के अंतर्गत शरीर को 5 कोषों में विभाजित किया गया है। यह जो हमारा शरीर है वह 5 कोषों में विभक्त है। 5 कोष कौन कौन है? 5 विकास से गुजरता है हमारा शरीर। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल अन्नमय कोष। अन्नमय कोष, इसका संबंध शरीर से है। व्यक्ति अपने शरीर के लिए, अपने शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन करता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं करके भोजन जुटाता है ताकि हम जी पाए। यह निम्न स्तर का कोष है। पहली आवश्यकता है मनुष्य का शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हर मनुष्य करना चाहता है। इसे हम अन्नमय कोष की संज्ञा देते हैं। दूसरा है प्राणमय कोष, वाइटल डेवलपमेंट। प्राणमय कोष में के प्राण के द्वारा, प्राण ही एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा मानव पशु या वनस्पति, पेड़ पौधे सभी श्वास लेते हैं, सभी जीवित रहते हैं। यह है प्राणमय कोष। माने शरीर की आवश्यकता पूर्ति करने के बाद इस शरीर की सुरक्षा दूसरी आवश्यकता बन जाती है। यह है प्राणमय कोष। हम सांस लेते हैं तभी हम जीवित रहते हैं। तो शरीर कैसे जीवित रहेगा, यह दूसरा कोष के अंतर्गत आता है, प्राणमय कोष के अंतर्गत। पहला अन्नमय कोष, दूसरा है प्राणमय कोष, तीसरा है मनोमय कोष। अन्य जीव जंतु और मनुष्य, इन दोनों में यही मुख्य अंतर है कि मनुष्य के पास मन होता है। मन में विभिन्न विचार उत्पन्न होते हैं और उन विचारों को बुद्धि निर्णय लेती है कौन से विचार हमारे लिए उपयुक्त हैं, कौन से विचार अनुपयुक्त हैं। जो अन्य जीव जंतु में ये चीजें नहीं पाई जाती। ये जो मन है हमारे पास, तो अन्य जीव जंतुओं से हमें अलग करती है। तो तीसरा जो कोष है यह है मनोमय कोष, विभिन्न विचार उत्पन्न होते हैं। चौथा है विज्ञानमय कोष। तो मन में उत्पन्न हुए विचारों को हम विवेकपूर्ण कैसे बनाएं, बुद्धि की यहां जरूरत पड़ती है। यह विज्ञानमय कोष, यानी विज्ञानमय कोष के द्वारा बुद्धि विकसित होती है। और पांचवा कोष है आनंदमय कोष, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आनंदमय कोष, यह कोष सर्वोपरि होता है, यह आत्मानुभूति होता है, यह आनंदमय होता है। इसमें जीव सभी बंधनों से ऊपर उठ जाता है और पूरे जगत में एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो खिलखिलाकर हंसता है। अन्य जीव जंतु अंदर से भले ही खुश हों, लेकिन बाहर से जो खिलखिलाकर हंसने वाला होता है वह मनुष्य ही होता है। तो आनंदमय कोष, तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उन्हें 5 कोषों से गुजरना पड़ता है। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है वाइटल डेवलपमेंट, तीसरा है मेंटल डेवलपमेंट, चौथा है साइंटिफिकल डेवलपमेंट और पांचवा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। पहला है अन्नमय कोष, दूसरा है प्राणमय कोष, तीसरा है मनोमय कोष, चौथा है विज्ञानमय कोष और पांचवा है आनंदमय कोष। तो इन कोषों पर हमारा विकास निर्भर करता है और निचले स्तर से हम उच्चले स्तर पर हम इसी क्रम में पहुंचते हैं।
तो हम आज की चर्चा में हम लोगों ने जो मनोविज्ञान को फोकस किया, तो मनोविज्ञान क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर इसकी प्रामाणिकता न मिलने पर विभिन्न विद्वानों द्वारा इस परिभाषा को नकार दिया गया। फिर मनोविज्ञान की दूसरी परिभाषा विकसित हुई जिसे मन का विज्ञान कहा गया। फिर मन की भी प्रामाणिकता नहीं मिला, जो स्थिति आत्मा के लिए उत्पन्न हुई वही स्थिति मन के लिए भी उत्पन्न हो गई, इसलिए इस परिभाषा को भी नकार दिया गया। तब तीसरी परिभाषा आई कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो चेतना पर भी आपत्तियां उठने लगी कि हमेशा व्यक्ति चेतन अवस्था में नहीं रहता, बल्कि अर्धचेतन अचेतन अवस्था में भी रहता है। फिर भी यह परिभाषा को नकार दिया गया और फिर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से यह परिभाषा विकसित हुई कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो जो आज तक प्रचलित है और विभिन्न विद्वानों ने, मन ने, वाटसन ने, स्किनर ने, गौरीसन ने, विभिन्न विद्वानों ने मनोविज्ञान की परिभाषा दिया और उन्होंने व्यवहार के विज्ञान को बल दिया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। फिर शिक्षा से इसको जोड़ दिया गया। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा क्या करता है, व्यवहार में परिवर्तन करता है। मनोविज्ञान क्या करता है, यह भी मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो दोनों शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ दिया गया और जोड़ने वाली कड़ी को मानव व्यवहार कहा गया। मानव व्यवहार और मानव व्यवहार कहा गया तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा बनकर तैयार हो गई कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों के परिणाम को शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। और इन दोनों को, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार। तो यह शिक्षा मनोविज्ञान हो गई। और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि विज्ञान प्रामाणिकता पर चलता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान भी प्रामाणिकता पर चलता है। इसमें तथ्यों का संग्रह होता है, तथ्यों को जांचा जाता है, तथ्यों की व्याख्या की जाती है, इसको प्रमाणीकरण किया जाता है और इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक धनात्मक मनोविज्ञान है। फिर हम शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य गौरीसन ने भी स्पष्ट किया कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि व्यवहार में परिवर्तन लाना।